अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। पाकिस्तान पहली मरतबा क्रिप्टो करेंसी को बाकायदा कानूनी और टैक्स निज़ाम में लाने की तरफ बढ़ रहा है। फिस्कल ईयर 2026-27 के बजट में हुकूमत क्रिप्टो एसेट्स पर मखसूस टैक्स इंट्रोड्यूस कराने पर गौर कर रही है और इस मकसद के लिए पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ FBR और IMF के दरमियान मुशावरत भी जारी रही है। अब इब्तदाई इत्तलात हैं जिसमें कहा गया है कि हुकूमत क्रिप्टो ट्रेडिंग से हासिल होने वाले मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स आयद करना चाहती है। मुख्तलिफ तजावीज़ में 20 से 30% तक टैक्स रेट ज़ेर गौर है, जबकि बाज़ रिपोर्ट्स में 10 से 30% की रेंज का भी जिक्र किया गया है। अब फाइनल परसेंटेज का फैसला बजट और फिर उसके बाद कानून साजी के बाद ही होगा। इस वक्त पाकिस्तान में क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट का एक कानूनी लकूना का शिकार शोबा है। अगरचे FBR के मुताबिक क्रिप्टो से हासिल होने वाली इनकम मौजूदा कवानीन के तहत काबिल टैक्स है, लेकिन डिजिटल एसेट्स की वाज़े डेफिनेशन और अलग कानूनी फ्रेमवर्क मौजूद नहीं था। मुजव्वज़ा निज़ाम इस खला को पुर करने की कोशिश है। हुकूमत का बुनियादी मकसद इस सिलसिले में दो तरफा है। एक तरफ वो डिजिटल इकोनॉमी को फ़रोग देना चाहती है और साथ ही टैक्स नेट को भी वसी करना चाहती है। पाकिस्तान IMF के $7 अरब प्रोग्राम के तहत फाइनेंशियल क्लैरिटी और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के साथ नए सेक्टर्स की निगरानी बेहतर बनाने का भी पाबंद है। इसी वजह से क्रिप्टो सेक्टर को रेगुलेट करने का अमल तेज़ किया जा रहा है और यहाँ पर अहम डेवलपमेंट ये भी है कि आलमी क्रिप्टो एक्सचेंजेस बाइनेंस और HTX को दिसंबर 2025 में इब्तदाई रेगुलेटरी मंजूरी दी गई थी ताकि वो पाकिस्तान में लाइसेंसिंग के अमल को आगे बढ़ा सकें। मुकम्मल लाइसेंस मिलने के बाद अब इन प्लेटफॉर्म्स को कंज्यूमर्स का मुकम्मल KYC डेटा और इनकम के ज़राए और लेन देन की मालूमात महफूज रखना होंगी। इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्रिप्टो टैक्स हुकूमत के लिए नए रेवेन्यू का जरिया भी बन सकता है। बाज़ अंदाजे हैं जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में तकरीबन 90 लाख अफराद किसी न किसी शक्ल में क्रिप्टो मार्केट से वाबस्ता हैं। अगर इन सरगर्मियों का एक हिस्सा भी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में शामिल हो जाता है तो हुकूमत को अरबों रुपए इजाफी रेवेन्यू हासिल हो सकता है, लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं है। अगर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा रखा गया तो इन्वेस्टर्स मकामी रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स के बजाय फिर गैर रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस का रुख कर सकते हैं और दुनिया कई ममालिक के तजुर्बात जाहिर करते हैं दुनिया के ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स रेट मार्केट की डॉक्यूमेंटेशन के बजाय फिर इन्वेस्टमेंट्स को अनकन्वेंशनल रास्तों की तरफ धकेल सकती है। अब इन्वेस्टर्स के लिए असल सवाल टैक्स की परसेंटेज नहीं बल्कि रेगुलेटरी यकीन दहानी है। अगर हुकूमत वाज़ेह क़वानीन के साथ सिक्योर इन्वेस्टमेंट माहौल और बैनुल-अक़वामी मेयार की निगरानी फराहम करती है तो पाकिस्तान का क्रिप्टो सेक्टर IT के साथ फिनटेक और डिजिटल फाइनेंस की तरक्की में बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकता है, वरना फिर ज़्यादा टैक्स और सख्त निगरानी इन्वेस्टर्स को अनकन्वेंशनल मार्केट में रखने का सबब भी बन सकती है। पर कितनी परसेंटेज हो सकती है जो कि क्रिप्टो यूज़र्स के लिए भी थोड़ी सी उनके लिए भी बर्दाश्त करना मुमकिन हो और फिर हुकूमत के लिए अच्छे रेवेन्यू का बाइस भी बने, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ज़फ़र पराचा साहब सदर हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हुकूमत जिस लाइन पर सोच रही है, क्रिप्टो को अब टैक्स करने जा रही है, इनिशियल क्या परसेंटेज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बोझ भी ना हो जो क्रिप्टो को इस्तेमाल करने वाले हैं और रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट हो सके, मुनासिब तजवीज़ क्या हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका मदू करने का शुक्रिया। देखिए, ये जो क्रिप्टो की हम बात कर रहे हैं और टैक्स के नेट में लाने की बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ इसको कानून के दायरे में लाने की बात कर रहे हैं, तो हमको जज्बात से ज़्यादा हकीकत की तरफ देखना पड़ेगा। अपनी ग्राउंड रियलिटी को देखना पड़ेगा, अपने माशी हालात को देखना पड़ेगा और अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को देखना पड़ेगा और जो मौजूदा हमारे फॉरेन एक्सचेंज के कवानीन हैं, जो अभी आपने जैसे कहा कि ओवर रेगुलेटेड, जैसे आपने टैक्स के बारे में कहा कि जब ज़्यादा टैक्स रेट होता है या कुछ होता है तो लोग फॉर्मल मार्केट से निकल के ग्रे मार्केट में चले जाते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज के जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है बेइंतहा सख्त है पाकिस्तान में और यही वजह है कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का जो बिज़नेस है एक्सचेंज कंपनीज का वो दिन ब दिन कम हो रहा है और पिछले 35-40 साल में ऐसा हुआ है कि कई कंपनियों ने रज़ाकाराना तौर पे बंद कर दी हैं अपनी कंपनीज। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। इसके साथ साथ जो क्रिप्टो की बात है, देखिए अभी तक तो पाकिस्तान में आपने फरमाया 90 लाख, जबकि जो हमारे मिनिस्टर हैं बिलाल बिन साकिब साहब और चेयरमैन हैं इसके पी वारा के, उनके मुताबिक 20 से 22 मिलियन लोग इस कारोबार से मुंसलिक हैं पाकिस्तान में। अच्छा। दूसरा, और ये कई जगह रिपोर्टेड है और इसके अलावा जो पाकिस्तान की मार्केट है क्रिप्टो की, वो भी 22 से 24 बिलियन डॉलर की है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। ये भी एक बड़ी हकीकत है और हमारे जो लोग हैं, जब हमारे ओवर रेगुलेशन है तो वो क्रिप्टो टाइप की जो एप्लीकेशंस हैं या क्रिप्टो करेंसीज हैं उसके ज़रिए बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं।
तो लेकिन मैंने आपसे कहा कि जो हमारी पॉलिसीज हैं वो आपस में यूं कन्फ्लिक्ट है, वो बहुत सारी जगहों पे और इसके अंदर भी, क्योंकि आप एक्सचेंज कंपनी में जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज लेने जाते हैं, तो आपको बायोमेट्रिक करना है, खुद प्रेजेंस होना है, और पिक्चर बनवानी है, बहुत कुछ करना है, ठीक है। जबकि कोई ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडाइज चीज नहीं है। ये जिस तरह और कमोडिटीज हैं वैसे एक ये कमोडिटी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका जो रिपोर्टिंग है वो सब तक होना चाहिए, इतनी ज्यादा सख्ती नहीं होनी चाहिए। सही तो तो अगर जी। जब जो क्रिप्टो की बात मैं करने जा रहा हूँ, तो क्रिप्टो में तो आप वन क्लिक चाहे $1 लाख, चाहे $10,000, चाहे $10 मिलियन भेज दें। तो इसके ऊपर भी हमें सोचना है, देखना है। फिर जो आपने बात की टैक्स की, देखिए टैक्स तो आपको पहले मेरी नजर में तो होना ही नहीं चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि एक चीज आपके नेट में नहीं है, अब आप उसको कैसे लाएंगे? को अट्रैक्शन लाएंगे तो वो आएंगे ना। ऑलरेडी वो काम हो रहा है पाकिस्तान में, या पाकिस्तान से बाहर उसने अकाउंट रखा हुआ है अपने मोबाइल फोन के जरिए। तो आप ये कह रहे हैं कि जी आप इसमें आ जाएं नेट में और हमें टैक्स भी दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग अट्रैक्ट हो पाएंगे। और अगर आपको टैक्स उसमें रखना है तो वेरी नॉमिनल रखना चाहिए, ठीक है। और नॉमिनल टैक्स हो, लोग आए, जैसे जैसे आपकी मार्केट डेवलप होते जाए आप वैसे वैसे अपने टैक्सेस को ले लें, रेगुलेट कर लें, पॉलिसी बेहतर बना लें। लेकिन आप पहले ही जब लोगों को कहेंगे 20%, 30%, तो जिनका इरादा है आने का वो भी नहीं आएंगे। जैसे कि आप एमएनएसटी देते हैं ना, इस टाइप का आप कुछ कहें कि भाई आप अपने जो क्रिप्टो के जो डिजिटल असासे हैं वो डिक्लेयर कर दें, आपसे नहीं पूछा जाएगा। और आपके ऊपर एक नॉमिनल सा टैक्स 2%, 5% अगर लाएं तो ये हो जाएगा। मैं कोई इस बात के हक में दलाइल नहीं दे रहा, मैं तो आपको पोजीशन बता रहा हूँ, ठीक सही। है। और मैं तो इसके माइनस प्लस पॉइंट दोनों बता रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल इसको आजाद छोड़ देंगे क्रिप्टो को, तो आपका फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो जाएगा, पहले भी हुआ है और इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो हमको इसके पॉन एंड क्रॉन्स देखने पड़ेंगे बहुत ज्यादा बारीकी से। जो अभी क्रिप्टो काउंसिल बनी है उनके टारगेट्स और हैं, वो बाहर के लोग हैं, वो चाहते हैं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो क्रिप्टो में चली जाए, जो कि क्रिप्टो में इंतहाई रिस्की है। देखिए उसकी सबसे पहले तो कीमत है, उसका तयन एक कैसे होता है, क्यों होता है, ये मैकेनिज्म आज तक हमें समझ में नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात बिटकॉइन है, वो जो सबसे पहले उसकी डील हुई दुनिया में, जो रिपोर्टेड है कि 10,000 बिटकॉइन के 2 पिज्जा भी बिके थे, तो वो डील थी, ये रिपोर्टेड है। वैसे कोई 70,000 80,000 बिटकॉइन की भी बात करता है, लेकिन जो रिपोर्टेड है वो 10,000 बिटकॉइन के अगेंस्ट 2 पिज्जा बिके थे। अब वो बिटकॉइन बढ़ के 1.25 लाख हो गया, आजकल 70,000 हो गया। तो ये बहुत बड़ी गेम है, और फिर बहुत सारे जो क्रिप्टो हैं वो रातों रात गायब हो जाते हैं। सही। वो उसके अंदर मैनिपुलेशन है। अगर आप $10,000 लगा के कोई वो लाते हैं टोकन या कोई क्रिप्टो करेंसी, उसको आप बैलून बना के उसको आप $10 मिलियन तक ले जाते हैं, मार्जिनल ट्रेडिंग भी है। तो ये जो हमारे जो सादा लोग हैं पाकिस्तान में, वो सोशल मीडिया से मुतासर होके या और लोगों से कन्विंस होके अपने पैसे लगाते हैं और वो नुकसान भी करते हैं। तो तो इस अब जबर साहब, ये जिन ममालिक की कंपनीज को हम यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन ममालिक में भी क्या ये टैक्सेस इसी तरह भारी परसेंटेज के साथ मौजूद हैं? हम उनके फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, या फिर ये तजवीज़ हमारे ही अंदर से निकली है? पी वारा की या क्रिप्टो काउंसिल की इस बारे में क्या सोच है? देखिए क्रिप्टो काउंसिल तो इस बात के खिलाफ है, पी वारा तो टैक्स निज़ाम पे। वो ये कहती है, वो तो चाहती है कि ये यहाँ आए, इंट्रोड्यूस हो और कामयाब हो। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से बात हमेशा से आती है चीज़ों को रोकने की, तो वो रोकने की बात मैं समझता हूँ एक डिस्करेज करने के लिए उन्होंने एक चीज़ नया सोचा, छोड़ा है टैक्स लगाने का। अभी तो एक चीज़ आई नहीं, इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई, अभी इस्तेमाल भी नहीं हुआ, आपने पहले टैक्स लगाने की बातें करती हैं। तो इसका मकसद है कि आप उनको भगाना चाहते हैं। देखिए मैंने दोनों बातें करना चाहूँगा, माइनस प्लस। हम जैसे मैंने आपसे कहा कि इसकी ये नुकसानात भी हैं और फवाइद भी हैं। फवाइद क्या है कि हम
पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग होके 1850 के ज़माने में नहीं रह सकता। दुनिया पूरी वन क्लिक के ऊपर है, आपके मोबाइल स्मार्टफोन के अंदर है। और जो आपका ग्लोबल विलेज बन चुका है सब। और आपकी जो नौजवान नस्ल है जेंजी, या अब तो आपकी अल्फा भी, ब्रावो भी आने को तैयार है। तो उनको आप अगर इस तरह जकड़ेंगे तो वो आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। वो या तो पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे या आपके सिस्टम में नहीं आएंगे। और दुनिया के साथ हमको चलना है, हमको डिजिटलाइज होना है, हमको क्रिप्टो पे भी जाना है, हमें फिनटेक पे भी जाना है। लेकिन सारी चीज़ें देखते हुए, अपनी ग्राउंड रियलिटी देखते हुए। पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बहुत मामूली है, वो भी ज़्यादातर कर्ज का है, मांगे तंगे का है। टैक्स टू जीडीपी बहुत कम है और दीगर ममालिक में। अब जो आप अपने बजट का तकरीबन 50% से ज़्यादा सिर्फ सूद की अदायगी पे देंगे, तो खर्चे तो हम कम कर नहीं रहे। जैसे आज मैं पढ़ रहा था जी। कि बेनज़ीर प्रोग्राम के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया हुकूमत का, और आपका पीएचडीसी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। मतलब खर्चे कहीं कम नहीं कर रहे हैं हम पे। तो मैं थोड़ा मौजूद से हट गया, लेकिन जाहिर है पाकिस्तानी होने के नाते तो दर्द तो बिल्कुल रख। बिल्कुल। तो खर्चे कम नहीं कर रहे, हम कर्ज पे कर्ज दिए जा रहे हैं और खुश हो रहे हैं कर्ज लेके। और अब हमारी पोजीशन ये है कि हम सूद देने के लिए कर्ज ले रहे हैं। अब हम आईएमएफ को बुरा भला बकते हैं, तो आईएमएफ तो हमारे पास नहीं आता, हम खुद जाते हैं उनके पास। बिल्कुल। इंडिया आखिरी दफा आईएमएफ के पास 1991 में गया था, उसके बाद नहीं गया। 27 प्रोग्राम हम कर चुके हैं। बेहतरीन हमारे फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स हैं, हर चीज़ बेहतरीन है। लेकिन ये जो हमारे यहाँ जो हमें नज़र आता है, कई दफ़ा बड़ी खुल के बात करूँगा कि ऑल स्क्रिप्ट एंड ऑल डिज़ाइन, कि पाकिस्तान को रोज़ बरोज़ नीचे की तरफ लेके जाना, सही। हर साल कर्ज बढ़ना, हर साल टैक्स बढ़ाने। आखिर आवाम कितना टैक्स देगी? टैक्स के अलावा आप इकोनॉमी को बढ़ाने की सोचें, बिजनेस बढ़ाने की सोचें। अभी एक चीज आई नहीं है आपके मुल्क में और आपने टैक्स का राह लगना शुरू कर दिया है, तो इट मीन्स कि आप उनको भगाना चाहते हैं। सही। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र बराचा साहब, प्रेसिडेंट एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान में सोने की कीमत में एक ही रोज़ में 12,000 से ज़ायद रुपए की कमी हुई है। फ़ी तोला कीमत कम हुई है, जिसके बाद अब एक तोला 4,42,436 रुपये पर आ गया। यानी आप सोचें कि अपने ऑल टाइम हाई पर ये जनवरी में था, 6.25 लाख रुपये पर तकरीबन 1.5 लाख रुपये की ये कमी हो चुकी है। चांदी की कीमत भी इसी तनासुब से गिरी और 385 रुपये उसमें कम हुए और सिल्वर प्राइस अब 7,000 रुपये से भी नीचे पर तोला आ गई है। आलमी मार्केट में हम ये देखें तो सोना $126 फी ऑन्स नीचे आया है और अब $4,200 की रेंज में ये आ चुका है। अब ये कमी बुनियादी तौर पर ईरान और इसराइल के दरमियान जंगी कशीदगी में आर्जी कमी और इन्वेस्टर्स की जानिब से प्रॉफिट वसूली के बायस सामने आई है। अब गुज़िश्ता 6 माह के दौरान सोने की आलमी और लोकल कीमतों में मजमूई तौर पर नुमाया इजाफा देखा गया था और इसी अरसे में ईरान इसराइल तनाज़े के साथ मशरिक़ वस्ता की कशीदगी और आलमी तिजारती खदशात के साथ मरकज़ी बैंक्स की जानिब से सोने की मुसलसल ख़रीदारी ने कीमतों को तारीखी सतह तक पहुँचाया है। पाकिस्तानी मार्केट में आलमी नरखों के साथ साथ डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। जब आलमी कीमत और डॉलर दोनों ऊपर जाते हैं तो लोकल सोने की कीमत में डबल इजाफा देखने में आता है। फिर सिल्वर ने भी गुज़िश्ता 6 माह में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई है। सोलर एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतालिक इंडस्ट्री में बढ़ती हुई डिमांड ने सिल्वर की आलमी कंजम्पशन में इजाफा किया है। यही वजह है कि कई मौके पर चांदी की कीमतों में इजाफे की रफ्तार सोने से भी ज़्यादा रही है। अब मौजूदा कमी के बावजूद मार्केट के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर मशरिक़ वस्ता में कशीदगी दोबारा बढ़ती है, अमरीकी इंटरेस्ट रेट्स में आने वाले दिनों में अगर कमी आती है या मरकज़ी बैंक्स की ख़रीदारी जारी रहती है तो सोना फिर ऊपर जा सकता है और साल के एंड तक की हैं वो अभी भी मौजूद हैं कि $6,000 तक, या पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो 6 लाख रुपए पर तोला तक भी ये कीमत जा सकती है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये कीमत ऊपर जाती है या फिर नीचे आती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अब हुकूमत इस वक्त एक दौराहे पर खड़ी है जहां एक तरफ टैक्सेस में इजाफा बहुत ज़रूरी है, जबकि एक तरफ हम देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में टैक्सेस में इजाफे से हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2030 की पॉलिसी से
यू टर्न की तरफ जा रही है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुतालिक टैक्स पॉलिसी आइंदा फिस्कल ईयर में बड़ी तब्दीलियों से गुजर सकती है। अब हुकूमत इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स लगाने का सोच रही है और ये 25% तक इसको बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। टैक्स तो पहले मौजूद है, इसमें इजाफे की तजवीज़ अब ज़ेर गौर है, जबकि लोकली असेंबल होने वाली हाइब्रिड गाड़ियों पर मौजूद रियायती टैक्स बरकरार रह सकता है। अब इस वक्त मकामी तौर पर असेंबल होने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सिर्फ 1% सेल्स टैक्स लागू है, लेकिन ये रियायत भी 30 जून 2026 को ख़त्म हो रही है, यानी 1 जुलाई से इसको भी रिवाइज़ होना है। अगर ये रियायत ख़त्म हो जाती है तो लोकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतों में नुमाया इजाफा हो सकता है, जिससे डिमांड मुतासर होने का खदशा है। अब हुकूमत का मकसद इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को महंगा बनाकर लोकल असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग की हौसला अफजाई करना है। इसीलिए इंपोर्टेड गाड़ियों पर ज़्यादा टैक्स और लोकल हाइब्रिड गाड़ियों पर कम टैक्स बरकरार रखने की स्ट्रेटजी इस वक्त ज़ेर गौर है। लेकिन IMF तमाम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड गाड़ियों पर एक जैसा टैक्स चाहता है, यानी वो चाहता है कि 18% सेल्स टैक्स नाफिज कर दिया जाए, ताकि टैक्स निज़ाम को आसान बनाया जा सके, सादा बनाया जा सके और टैक्सेस में भी इजाफा हो। अब अगर ये तजवीज़ नाफिज होती है तो मकामी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री को मिलने वाला सबसे बड़ा टैक्स फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 1% टैक्स ख़त्म होने की सूरत में लोकल असेंबली प्लांट्स की इन्वेस्टमेंट सुस्त पड़ सकती है, क्योंकि CKD किट्स की बुनियाद पर गाड़ियों की असेंबलिंग कम मुनाफा बख्श हो जाएगी। अब इसके नतीजे क्या निकलेंगे? इसके नतीजे में नई इन्वेस्टमेंट डिले होने और बाज़ मनसूबों के रुक जाने का खतरा भी मौजूद है। इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तादाद 2021 के सिर्फ 567 यूनिट से बहुत तेज़ी से बढ़कर 2025 और फिर 26 में 80,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन ज़्यादातर तरक्की मोटरसाइकिल और रिक्शों में हुई है। 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट अभी भी ये कह सकते हैं कि किसी हद तक इब्तदाई मरहले में, एक इमर्जिंग फेज़ में, और इसे मुसलसल हुकूमती मराद की ज़रूरत भी है। अब हुकूमत के लिए असल चैलेंज टैक्स बढ़ाने और लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग देने के दरमियान एक बैलेंस कायम करना है। आइंदा फाइनेंस बिल में किए जाने वाले फैसले पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की रफ्तार और मुस्तकबिल की इन्वेस्टमेंट का यकीनी तौर पर तयन करेंगे। और सिर्फ दो ये सारी चीज़ सामने आने वाली है जब अगला बजट सामने आएगा। तो अब इसमें क्या तवक्कुआत हम रखें हुकूमत से, और अगर ये टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, इसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है, तो उससे ये इंडस्ट्री कितनी मुश्किल का शिकार हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। सालेह हसन साहिबा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सालेह साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब एक एमर्जिंग मार्केट अगर हम किसी सेक्टर को तसव्वुर करें तो उसको हम फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन यहाँ अब आज ये खबर सामने आई है कि हो सकता है ये GST बढ़ाकर 25% कर दिया जाए EVs पर, और लोकली जो टैक्स है उसको कम ही रखा जाएगा लोकल असेंबलर्स पर। तो ये फ़र्क अब ये कितना डिस्टर्ब करेगा और कितना डैमेज करेगा हमारी EV मार्केट को? अच्छा जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। और ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी। देखें, जो आपने पहले भी एक काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड्स के ऊपर, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है प्लांट्स के ऊपर फिर आपने बात की, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा बाइफरकेट करके जवाब दे देती हूँ ताकि जो नाजरीन सुन रहे हैं उनको क्लैरिटी आ जाए कि हम किस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि आपके मुल्क का सबसे ज़्यादा सरमाया किधर जा रहा है, किधर बाहर आप इंपोर्ट्स मैक्सिमम किस चीज़ की कर रहे हैं। 100% इंपोर्ट में से 60% जो है आप क्रूड ऑयल में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्रूड ऑयल पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है, उस क्रूड ऑयल का जो 80% है वो आप व्हीकल्स के अंदर डाल रहे हैं। तो अगर आप PHEV को इलेक्ट्रिक में करते हैं, जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, तो पहली बात कि आप उसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, मिटिगेट कैसे करेंगे। जो आपका इतना खर्चा है वो अगर आप 80% अपना क्रूड ऑयल का अपने व्हीकल्स को दे रहे हैं, तो PHEVs लाने से या हाइब्रिड लाने से वो मैक्सिमम 70% हो जाएगा। 10% से ज़्यादा का तो आप फ़ायदा नहीं ले सकते। तो सबसे पहले ये है कि जो पॉलिसी जो भी बने, जो भी गवर्नमेंट आई एम श्योर हर चीज़ को ध्यान में रख रही होगी। तो एक तो ये गिमिक्री है कि किसी भी किस्म की जो हाइब्रिड व्हीकल है वो इलेक्ट्रिक होती है, वो इलेक्ट्रिक नहीं होती। इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक होती है, वो बैटरी और मोटर पर चलती है, जिसमें कि आपका क्रूड ऑयल यूज़ नहीं हो रहा होता, नंबर 1। नंबर 2, आपने प्लांट की बात की कि इन्वेस्टमेंट ऑफ प्लांट्स ला रहे हैं। देखिए, जो भी असेंबलिंग प्लांट्स हैं उसके प्रॉफिट मार्जिन या मुल्क को उसका फ़ायदा बहुत कम है। मुल्क को असली में फ़ायदा होता है मैन्युफैक्चरिंग का। जब वो असेंबलिंग प्लांट्स आहिस्ता आहिस्ता डिलीशन की तरफ जाते हैं 2 साल के बाद, और आप अपने पार्ट्स को लोकलाइज करना शुरू करते हैं, तब आपकी इंडस्ट्री, आपका प्लांट, उस हर चीज़ में उसको आपके मुल्क को फ़ायदा होता है। अदर देन दिस, असेंबलिंग प्लांट्स की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो एग्जिस्टिंग असेंबलिंग प्लांट्स हैं उनकी जो गाड़ी बनाने की स्ट्रेंथ है वो 10 लाख तक है पर ईयर। आप उसको तो यूटिलाइज करें जो आपके पास एसेट पड़ा हुआ है इस वक्त। जो बाकी लोगों ने प्लांट्स लगाए हैं, आप टोलिंग के ऊपर इजाज़त दें बाकी लोगों को, जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं या जो नए लोग आ रहे हैं। अगर तो हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलती है हमारी पॉलिसी की वजह से, फिर तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है।
तो अगर आप ये कह रहे हैं कि प्राइसेस देखें, अगर आप हाइब्रिड को और ईवी को सेम बास्केट के अंदर रखेंगे तो ये तो फिर अपने मुल्क के साथ एक किस्म की जाती है, बिकॉज दे आर टू थिंग्स अपार्ट। इलेक्ट्रिक होती है, हाइब्रिड होती है। हाइब्रिड में इंजन होता है, इलेक्ट्रिक में इंजन नहीं होता, मोटर होती है। सो दीज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। अब जहाँ तक आपने प्राइसेस की बात की है, देखिए हमारी ऑटो पॉलिसी क्या थी, वो थी कि 2030 तक हमने 30% जो है अपनी व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक करना है। अब आपके पास जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं जो इलेक्ट्रिक लेकर आ रहे हैं, उनके प्लांट 2027 से ऑपरेशनल हो रहे हैं। उससे पहले सीबीयू यूनिट्स आएंगे। अब सीबीयू यूनिट्स की इंपोर्ट हो रही है। आपको पहले जिस तरह पहले आपने इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं डाला टैक्स, वो नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी आप बढ़ा रहे हैं। 4 व्हीलर ज़रा एक्सपेंसिव लीग आ जाती है। आपकी मैक्सिमम आवाम जो है वो इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक का जो वो होगा क्वांटम है 4 व्हीलर का, वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स। सो आपको जो हमें जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि हमारी इंडस्ट्री जो है, जो पाकिस्तान के गोल्स हैं टुवर्ड्स एनईवी, वो 2030 तक सारे सीकेडी में ट्रांसलेट हो सकते हैं, नहीं हो सकते? और अगर हो सकते हैं तो क्या कोई इंटरम ऐसी पॉलिसी ये लोग लेकर आ सकते हैं कि जो कि 1 साल में ये हो कि ये लोग बढ़ाएं ना किसी भी किस्म के काम को, यानी कि ये लोग ड्यूटीज ना बढ़ाएं 1 साल तक के लिए, सीबीयू उसको आने दें। क्योंकि इलेक्ट्रिक में तो सीबीयू है, पेट्रोल में सीकेडी है। अब पेट्रोल गाड़ियां आई जा रही हैं, उसके सीकेडी प्लांट्स लगे जा रहे हैं, तो फिर हम किस तरीके से अपनी पेट्रोल की इंपोर्ट के ऊपर अपनी प्राइसेस को कट डाउन करेंगे, किस तरीके से अपना फॉरेक्स बढ़ाएंगे? साहब, ये अगर ये चूंकि ईवीज की जो बेस प्राइस है वो ज़ाहिर है ऑलरेडी सबको हाई, इसलिए हायर साइड पर इसलिए लगती है चूंकि यहाँ पर आपके पास यूज़ का या जीरो सेकंड हैंड का ऑप्शन तो होता ही नहीं, आपको न्यू यूनिट ही परचेस करना है। तो अगर ये इस पर 10 से 12 या 14% भी ये जीएसटी लग जाता है तो वो भी एक ह्यूज अमाउंट होता है। इससे फिर जो ख़रीदने वाला है उसकी भी डिस्करेजमेंट होती है। बिल्कुल होगी, बिकॉज देखें ईवी का ना माइंडसेट और है। जिस तरह पहले भी मैंने आप लोगों के प्रोग्राम्स में आती रहती हूँ, ईवी जब एक यूजर ने लेनी है, उसने ये सोच के लेना है कि 2-2.5 साल के बाद वो इतनी बचत कर लेगा कि एक नई व्हीकल ले सकता है। इस तरह नहीं है कि आप पेट्रोल गाड़ी आज ले रहे हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहती, कि आपने आज उसकी गाड़ी ली है तो अगले 2 साल के बाद आप उससे महंगी बेच देंगे। अब ऐसा नहीं होगा। अब पेट्रोल गाड़ियों की भी वो वैल्यू नहीं रहेगी, जो कि क्योंकि अब इलेक्ट्रिक की तरफ पूरी दुनिया का माइंडसेट जा रहा है, पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक में। फिर एनवायरनमेंट का इतना बड़ा इशू है हमारे पास। लाहौर में तो आपको पता है आप सांस भी नहीं ले सकते धुएं की वजह से। सो अल्टीमेटली यस, जब इतना अफेक्ट आएगा तो लोग अपनी जेब को देंगे। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है बहुत हाई हो चुकी है, टैक्सेस बहुत हाई हैं। उसके अगेंस्ट कोई लोगों को इतनी कोई मराद मिल नहीं रही कि वो कहें कि इतने हाई टैक्सेस के बाद चलो हम टैक्स पे कर रहे हैं, हमारी एजुकेशन अच्छी फ्री है या हमारे हेल्थ अच्छा फ्री है, कुछ भी नहीं है। तो ज़ाहिर है वो पेट्रोल की तरफ जाएंगे तो मुल्क को इम्पोर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो फिर हम तो 0/0 पर खड़े हुए हैं। तो ये हमारे ऑटो सेक्टर ने या ख़ास तौर पर ईवी सेक्टर ने, ऑटो सेक्टर की तो बड़ी जो एग्जिस्टिंग कार्स के सब डील करने वाले हैं, डीलर्स की बड़ी मुलाकातें भी रही हैं अभी पिछले 2-3 रोज़ में। तो ये ईवी सेक्टर ने कुछ प्रपोजल्स अपने गवर्नमेंट के सामने इस वक्त रखे हैं कि आपकी पॉलिसी तो आपने दे दी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसके टारगेट्स अचीव करने के लिए हमें ये फैसिलिटेशन दरकार है। बिल्कुल, सब ईवीज़ ने ऑफ कोर्स, इतने ज़्यादा प्लेयर्स नहीं हैं ईवीज़ के जो लोग हैं जिनके प्लान्स हैं इधर प्लांट्स लगाने के, उन्होंने बिल्कुल ये तजावीज़ दी हैं। बिकॉज़ अगर आपने एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं और आप चाहते हैं कि वो आपके मुल्क में अपनी एक जड़ें पकड़े, जैसे पूरी दुनिया में होता है। आपको पता है कि ईवी को फैलाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत बेसिक स्टेप्स लिए हैं। उनको टैक्सेस के ऊपर रिलीफ देते हैं, उनको पे कैशबैक्स देते हैं ईवी लेने के ऊपर, फिर चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर गवर्नमेंट्स ने बड़ा काम किया हुआ है। तो हमारी गवर्नमेंट ये इनिशियल स्टेप्स लेगी तो ये चीज़ें बढ़ेंगी। फिर एक जो हमारा गोल है 2030 का, उस तक हम लोग पहुंचेंगे। 2060 का भी एक है, लेकिन वो काफ़ी आगे का गोल है। पहले 2030 तक तो हम इधर तक पहुंच जाएं। तो आई एम श्योर गवर्नमेंट भी इस बारे में सोच रही होगी, क्योंकि सीबीयूज़ के ऊपर अगर ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक सीबीयूज़ के ऊपर लगा देंगे तो फिर आगे जाकर कौन इसके प्लांट्स लगाएगा तो कब तक लगाएगा? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ नई है, टाइम नया है, तो उसको इस्टेब्लिश करने में टाइम लगेगा। उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट इज मैंडेटरी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सौलिया हसन साहबा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपर्ट हमारे साथ हुआ। आपने सुनी। अब देखते हैं कि जब बजट अनाउंस होता है तो ईवीज़ पर मजीद कितने % जीएसटी को बढ़ाया जाता है या फिर वही जीएसटी जो एग्जिस्टिंग है उसी को बरकरार रखा जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 4% कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद ब्रेंट क्रूड $90 फी बैरल के आसपास मौजूद है, जबकि WTI भी $87 से कुछ ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अब ये कमी ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त हमलों के रुकने से सामने आई है, लेकिन गुज़िश्ता रात होने वाली कशीदगी की नई लहर ने अभी तक मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों को कल की कीमतों से आगे बढ़ने नहीं दिया है। अब गुज़िश्ता चंद माह के दौरान मशरिक़ वस्ता में कशीदगी ने इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट्स को शदीद दबाव में रखा है। इन्वेस्टर्स को एक खदशा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में रुकावट आलमी सप्लाई मुतासिर कर सकती है, क्योंकि दुनिया की तकरीबन 20% खाम तेल तिजारत इसी रास्ते से होती है। अब चाइना की जानिब से खाम तेल की इंपोर्ट में 29% की कमी भी कीमतों में कमी की एक अहम वजह बनी है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर होने के बाइस चाइना की वीक डिमांड ने आलमी मार्केट पर दबाव बढ़ाया है और पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल खासी पॉजिटिव समझी जा रही है। मुल्क का सालाना इंपोर्ट बिल बड़ी हद तक तेल पर रिलाय करता है, इसीलिए कीमतों में कमी से फॉरेन एक्सचेंज के साथ ट्रेड डेफिसिट और महंगाई पर दबाव कम हो सकता है। अगर ब्रेंट $90 के करीब बरकरार रहता है तो हुकूमत को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफे से बचने का मौका मिल सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक असल खतरा अब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सूरत हाल है। अगर ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद होता है या जंग दोबारा शिद्दत इख्तियार करती है तो फिर तेल $150 से ऊपर भी फी बैरल तक जा सकता है और ऐसी सूरत में पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल अरबों डॉलर बढ़ने का खदशा है, जिससे महंगाई की एक नई लहर आ सकती है। लेकिन गुज़िश्ता रात की कशीदगी के बायस इन्वेस्टर्स अब भी खित्ते की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और आइंदा चंद दिनों या हफ्ते में तेल की सिमत का तयन करने में अहम भी साबित हो सकते हैं। कल किस जानिब जा रही है, पाकिस्तान की इकॉनमी में कितनी इस वक्त एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मौजूद है और हम कैसे इस चैलेंजिंग सिचुएशन का मुकाबला कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साजिद अमीन साहब डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। आपने देखा गुज़िश्ता रात भी अमेरिका की जानिब से एक अटैक हुआ ईरान पर, और अगर यही सूरत हाल बरकरार रहती है, कभी कशीदगी होती है, कभी जंग में कमी आती है, तो ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट हो रही हैं। अब इस फ्लक्चुएशन का इस वक्त क्या हल है पाकिस्तान के पास? हमारी मईशत इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, हम पूरा का पूरा एंड कंज्यूमर पर इस चीज़ को पास ऑन कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है ये एक ऐसा वाक़या है या एक ऐसी क्राइसिस है जिसको कोई भी मैनेज नहीं कर पा रहा। इवन जिन दो मुल्कों के दरमियान जंग है वो भी इसके असरात से महफूज नहीं है। अमेरिका तक ये असर पहुंच रहे हैं, पूरी दुनिया तक इसके असर पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं 2-3 बड़ी वजूहात की वजह से बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। हमारा एक तो जो 25% हमारी इंपोर्ट्स हैं, रफी 1/4 वो 20 से 25% हमारा ऑयल होता है, और जब भी ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो हमारा सारे का सारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी तक जो है वो रफली हमारा एक एस्टिमेट है रफ्सा के कुछ 6 से 8 बिलियन डॉलर का इम्पैक्ट जो है वो ऑलरेडी आ चुका है इस फाइनेंशियल ईयर में, ये जो 2-3 महीने गुजरे हैं इस इम्पोर्ट के बिल बढ़ने से। दूसरा जो हमारी चूँकि सारी रिलायंस जो है वो इसके ऊपर है, अपना हॉर्मज़ पे है, गल्फ ऑयल उसके अंदर से है, तो वो हमारा और ज़्यादा हम वल्नरेबल होते हैं। तो पाकिस्तान ने सप्लाई जो तेल की है शायद उसको तो बेहतर मैनेज कर लिया है, लेकिन वो सारे का सारा जो बर्डन है वो आम आदमी पे शिफ्ट हो रहा है पेट्रोल प्राइसेस की सूरत में, और उसमें शायद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत मुश्किल है इस को इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करना, क्योंकि ये शायद अभी लंबा चलेगा। कम से कम अगले 2 से 3 क्वार्टर्स जो हैं मिनिमम, अगर आज भी जंग बंद हो जाती है तो जो ऑयल प्राइसेस हैं वो इस जंग के शुरू होने से पहले जो फरवरी में $65-67 पर बैरल पे थी, वो शायद उस वक्त तक जाने में उनको बहुत वक्त लगेगा, और शायद ये 80 और 90 के दरमियान डॉलर के दरमियान प्राइसेस रहेंगी। तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए ये कंटिन्यूड प्रेशर होगा इंपोर्ट के ऊपर, और गवर्नमेंट को जो है वो पास ऑन करना होगा। लेकिन उसमें जो एक चीज़ शायद लास्ट टाइम आप ही के प्रोग्राम में बात हुई कि गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा इसको बेहतर कर सकती है इस पास ऑन को। PDL को हम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं डाउनवर्ड, क्योंकि PDL का बुनियादी मकसद ही यही होता है कि ये काउंटर सिक्लिकल हम इसको कहते हैं, कि जब प्राइसेस बढ़ रही होती हैं तो ये कम होती है, और जब प्राइसेस कम हो रही होती हैं तो ये बढ़ती है, ताकि जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो एक स्टेबल रहें लोकली भी। तो ओवरऑल हर एक के लिए ये बहुत ज़्यादा चैलेंज है, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। तो साहिब साहब, ये अभी हमने देखा इस फ्राइडे भी जब ये पेट्रोल प्राइसेस रिव्यू हुई तो ₹4 की कमी की गई और ₹25 PDL की मद में बढ़ा दिए गए, यानी 95 से उसको 116 कर दिया। जब ये सिलसिला शुरू हुआ था जंग का तो हम देखते थे प्राइम मिनिस्टर आते थे, रेलेवेंट मिनिस्टर्स आते थे और वो सबको एतमाद में लेते थे जब पेट्रोल प्राइस बढ़ती थी। अब तो ये रूटीन का पार्ट समझ लिया गया, ₹25 यकमुश्त बढ़ा दिए गए PDL की मद में, और किसी को एतमाद में लेने की या बताने तक की जहमत नहीं की गई है। तो इस रवैये पर भी ज़रा कुछ कमेंट करेंगे आप?
देखिए, दो चीज़ें इसमें, एक तो इन प्रिंसिपल, जैसे हमने पहले भी कहा कि जो तेल की कीमतें हैं वो जो बनती हैं मार्केट में, वो आम आदमी को, गवर्नमेंट को पास ऑन करना होगी, क्योंकि हमने माजी में देखा है इसको बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज करके हमने अपना नुकसान किया है। वो तो ठीक है, वह उस हद तक जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो बिल्कुल दुरुस्त पॉलिसी है कि आप इसको पास ऑन करें। पीडीएल में मुझे लगता है कि शायद इस वक्त गवर्नमेंट जो स्ट्रगल कर रही है अपने रेवेन्यू टारगेट्स के अंदर, क्योंकि इस वक्त जो अभी भी जो रिवाइज टारगेट है उसमें भी एक्सपेक्टेड है कि शायद हम पूरा ना कर पाए, उसमें भी शॉर्टफॉल होगा। बजट का प्रेशर है, आईएमएफ बैठा है, बजट इसीलिए बहुत सारा हमने देखा डिले भी हुआ, कुछ चीज़ें वहाँ पे अभी तक कमिट नहीं हो रही थी। तो उसमें मुझे लगता है कि उस प्रेशर में जो गवर्नमेंट है वो पीडीएल को बढ़ा रही है उस रेवेन्यू को टारगेट पूरा करने के लिए। लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि शायद ये थोड़ा टारगेट तो आपको पूरा कर देगी, रेवेन्यूज तो आ जाएंगे, लेकिन इसके जो नुकसानात हैं इकानमी के लिए, वो चाहे इन्फ्लेशन की सूरत में है, चाहे ओवरऑल टैक्स स्ट्रक्चर को ख़राब करने की सूरत में है, वो देर पा होंगे। और शायद पाकिस्तान को इसका जो लंबा इम्पैक्ट है वो ज़्यादा एडवर्स है उस फायदे से जो इस वक्त गवर्नमेंट को मिल रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं पेट्रोल प्राइसेस को, पीडीएल को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। और साजिद साहब, ये हम पिछले साल के फिगर्स देखें तो ये तो टारगेट था 1400 अरब का, जो चलें अभी जैसे तैसे करके साल गुजर गया। अगले साल तो ये 1800 अरब से भी ज़्यादा का टारगेट अब सेट किया जा रहा है। तो इसका मतलब कि इस ट्रैक पर कोई काम नहीं हो रहा है, इस स्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि ये तो एक आसान तरीका समझ लिया गया है टैक्स को जमा करने का या ड्यूटीज़ के मद में एक बड़ा अमाउंट जमा करने का। जी बिल्कुल। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो गवर्नमेंट, चूँकि शायद इस वक्त आईएमएफ प्रोग्राम की कंडीशंस में वो रेवेन्यू को, प्राइमरी डेफिसिट्स, प्राइमरी सरप्लस को मैनेज करने में, डेफिसिट्स को कम से कम करने में इतना वो मसरूफ़ हो गई हैं और इतना वो फंस गए हैं कि इस वक्त जो ज़्यादा आसान ज़राए हैं रेवेन्यू के, जो प्रडिक्टेबल हैं, कैप्टिव हैं, इजी टू कलेक्ट हैं, उन पे फोकस कर रही है। हम जीएसटी में इंक्रीज का देख रहे हैं, वो चाहे सोलर्स है या बाकी चीज़ें हैं उन पे शायद बढ़ रहा है। और पीडीएल जो मुझे लगता है कि एक एज ए टूल, इनिशियली तो ये आई थी एज ए स्टेबलाइजेशन टूल कि अगर प्राइसेस बहुत वोलेटाइल हैं तो जो गवर्नमेंट है वो पीडीएल को एडजस्ट करके प्राइसेस को स्टेबल रखेगी, बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी ना आए, प्राइसेस में वोलेटिलिटी ना आए। दूसरा इसका शायद एक और एंगल उस वक्त जो था जब ये डिस्कशन हुई थी वो ये था कि हमने देखा बहुत सारी गवर्नमेंटें पॉपुलिज्म के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, अगर पेट्रोल की प्राइसेस एक दफ़ा बहुत नीचे चली गई थी, $20 तक चली गई थी बैरल तक, तो वो सारे का सारा प्रॉफिट जो गेन है वो पास ऑन कर रही थी लोगों को, तो उससे पेट्रोल की खपत बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उसमें ये एक प्रपोजल थी कि गवर्नमेंट जो है ना वो पीडीएल के तौर पे वो जो एक्स्ट्रा आ रहा है मार्जिन, वो गवर्नमेंट खुद अपने पास रखे ताकि एक फिजिकल स्टेबिलिटी हो और प्राइसेस बढ़ने की सूरत में भी उसको एडजस्ट किया जा सके। अब उससे हटके शायद इसको बहुत ज़्यादा एज ए टूल जो है वो इंस्ट्रूमेंट एक रेवेन्यू कलेक्शन का वो मेरा ख्याल आ रहा है, और हम देख रहे हैं 1.72 ट्रिलियन का शायद जो है वो टारगेट रखा जा रहा है। लेकिन बुनियादी वजह मुझे उसकी यही लगती है कि गवर्नमेंट इस वक्त जो मुतबादल ज़राए हैं उसको लग रहा है कि अगला एक साल बड़ा अहम है आईएमएफ के प्रोग्राम का, और शायद जो मुतबादल ज़राए हैं उसको वो कन्विंस नहीं कर पा रही आईएमएफ को कि हम यहाँ से टैक्स ले पाएंगे, क्योंकि माजी में जब हम देखते हैं तो नहीं ले पाए। तो शायद फिर ये जो इजी टू कम रेवेन्यू सोर्सेज हैं हमारा उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साजिद अमीन साहब, डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एसडीपीआई। हमारे गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।